प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। तारीख आज 11 जून। क्लास हमारा 9th का उर्दू है और हमारा मौजू जो है वो है मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब, उनके हालात ज़िंदगी, कलाम और शायरी। तो उनके हालात ज़िंदगी, कलाम और शायरी के बारे में एक मुख्तसर सा नोट लिखना है। तो मिर्ज़ा गालिब का दादा मुग़ल बादशाही के आखिरी ज़माना में ईरान से हिंदुस्तान आए। क्योंकि मिर्ज़ा गालिब का दादा जो था, जब हिंदुस्तान पे मुग़ल बादशाह हुकूमत कर रहे थे तो उनके आखिरी आयाम जब चल रहे थे, उन मुग़ल ख़ानदान का आखिरी ज़माना जब चल रहा था, तो उसी ज़माने में मिर्ज़ा गालिब के दादा जो थे वो ईरान से हिंदुस्तान आए। उनके ख़ानदान को इस मुल्क में मुनासिब मर्तबा मिला तो और यहाँ उसकी हौसला अफजाई हो गई, तो उनका हिंदुस्तान में जो है तो यहाँ उनके ख़ानदान को मुनासिब मर्तबा मिला। गालिब आगरा में 1797 ईस्वी को पैदा हुए। तो गालिब जो थे वो आगरा में 1797 ईस्वी को पैदा हुए। तो आगरा जो है ये हिंदुस्तान की रियासत उत्तर प्रदेश का एक बहुत बड़ा शहर है, मशहूर शहर है। तो वहीं ही वो बसते थे और गालिब वहीं ही आगरा में पैदा हुए। वालिदीन ने असदुल्ला नाम रखा। तो वालिदीन जो उसके थे, उसके माँ बाप जो थे, उन्होंने इसका नाम असदुल्ला रखा। पहले असद तखल्लुस रखा, बाद में गालिब रखा। तो शायरी जब करने लगा तो उसको एक शायर को अपना एक तखल्लुस होता है, तो पहले असद उसका तखल्लुस था और बाद में उसने गालिब रखा। गालिब बचपन में बड़ी हद तक तन्हा रह गए, लेकिन वो अकेले रह गए। बचपन में ही बहुत मुसीबतों के शिकार हो गए, क्योंकि दादा, बाप और फिर चचा फोत हो गए। चूँकि उसके घर वाले लोग जो थे, जो उसकी परवरिश करते, उनके दादा थे, उनके बाप थे और चचा थे, वो सब फोत हो गए, उनका इंतकाल हो गया। उनके बचपन में ही, गालिब के बचपन में ही उनका इंतकाल हो गया। उनके नाना ने उनकी परवरिश की, तो फिर वो नाना के घर रहा करता था। उनकी तालीम मुकम्मल न हो सकी, तो इस परेशानी की वजह से जब बाप दादा ना रहे तो इस तरह से गालिब की तालीम जो थी वो भी मुतासिर हो गई, वो पूरी न हो सकी। 13 साल की उम्र में गालिब की शादी दिल्ली के एक मुअज़्ज़िज़ नवाबी ख़ानदान में हो गई। तो फिर 13 साल की उम्र में ही गालिब की शादी हो गई। दिल्ली का एक मुअज़्ज़िज़, एक बड़ा नवाबी ख़ानदान था, तो उनके घर गालिब की शादी हो गई। तो उस वक़्त गालिब की उम्र जो थी वो सिर्फ 13 साल की थी। शादी के कुछ अरसा बाद गालिब आगरा से दिल्ली आ गए। तो और थोड़ा ही टाइम हो गया, दिल्ली जो आगरा में रहा करते थे गालिब, तो लेकिन शादी के बाद वो आगरा से दिल्ली आ गए और आखिरी दम तक यह रहे। तो फिर मरते दम तक गालिब जो थे वो दिल्ली में ही रहे। गालिब के आखिरी दिन लंबी बीमारी की वजह से तकलीफ में गुजरे। तो गालिब जो थे तो आखिरी आयाम जो उसके थे, तो उसकी लंबी बीमारी जो थी, बहुत वक्त तक जो उसको बीमार रहा, तो जिसकी वजह से उसकी आखिरी ज़िंदगी जो थी वो तकलीफ़ में गुजर गई। और आखिरकार 1869 ईस्वी में उनका इंतकाल हो गया। 1869 में गालिब जो थे इस दुनिया से चले गए। गालिब को आमतौर पर उर्दू का सबसे बड़ा शायर कहा जाता है। गालिब जो है उसको सबसे बड़ा शायर माना जाता है उर्दू का। उन्होंने फ़ारसी में भी बुलंद पाया शायरी की और फ़ारसी में भी उन्होंने बहुत सारी शायरी की है। उनका उर्दू कलाम फ़ारसी कलाम से बहुत कम है। उर्दू का कलाम जो उसने कहे हैं वो फ़ारसी से कम है, यानी फ़ारसी पे उसने ज़्यादा शायरी की है, फ़ारसी में उसके ज़्यादा कलाम मिलते हैं। गालिब की शायरी के बारे में दो बातें मशहूर हैं। तो गालिब की शायरी जो है, दो बातें उसके लिए मशहूर हैं। एक तो ये कि वो मुफलिस शायर थे और दूसरी ये कि इनके कलाम बहुत मुश्किल है। गालिब के कलाम में ज़िंदगी और कायनात की बहुत सी नाजुक और बारीक बातों की तरफ इशारा मिलता। तो जब हम गालिब के कलाम देखते हैं, जब हम गालिब की शायरी देखते हैं, तो उसने ज़िंदगी या इस पूरे कायनात की बहुत सारी छोटी छोटी बातें जो हैं, बारीक बातें जो हैं, छोटी छोटी बातें जो है, उनकी तरफ इशारा मिलता है हमें गालिब के कलाम में। ज़िंदगी का कोई मरहला ऐसा न होगा जिस पर हम गालिब के किसी शायर के ज़रिए इज़हार राय न कर सके, यानी ज़िंदगी के हर एक मौके पे गालिब की शायरी जो है उसको हम इस्तेमाल करते हैं। यही वजह है कि हमारे यहाँ जितने अशार ज़रबुल मिसल हो गए हैं, तो बहुत सारे अशार जो है ज़रबुल मिसल जो हो गए, हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में जिनकी मिसाल दिया करते हैं, इनमें सबसे ज़्यादा शायर गालिब के हैं। तो ज़्यादातर शायर जो हैं वो गालिब की ही हैं, जिनकी हम मिसाल देते हैं अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में। गालिब के अक्सर अशार मुख्तलिफ़ लोगों के लिए मुख्तलिफ़ मानी के हामिल होते हैं। तो गालिब की शायरी जो है
وہ ایک قسم کی شاعری ہے کہ اس کے اشعار پڑھنے کے لوگ جب پڑھتے ہیں تو مختلف لوگ جو ہے ان کے اشعاروں سے مختلف معنی حاصل کرتے ہیں۔ معنی کی کثرت کی بنا پر غالب کے شعر کے کسی ایک معنی کو صحیح ترین کا درجہ دینا آسان نہیں ہے، تو اسی لیے چونکہ ہر ایک پڑھنے والے لوگ جو ہے غالب کے اشعار جو ہے وہ مختلف لوگ پڑھنے والے لوگ مختلف معنی ان سے حاصل کرتے، تو لہٰذا اسی لیے ہم غالب کے اشعار جو ہے کسی ایک معنی کو صحیح ترین کا درجہ دینا نہیں دے سکتے ہیں، آسان کام نہیں ہے۔